Good morning everyone. Welcome to your online class of Gyan Bharati Academy. I am your SST teacher. Today I am going to study about of the class 7th chapter 2 Kings and Kingdom in India का इस चैप्टर का आज हम लोग पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो प्रीवियस क्लास में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ लिया था, तो आज इसका चैप्टर 4 है। तो चलिए इसका आज हम पार्ट 4 है, तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग भी अपने अपने बुक में देख रहे होंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है इकोनॉमिक्स कंडीशन, यानी आज हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स स्थिति की किंग्स एंड किंगडम्स इन इंडिया के राजनीतिक स्थिति मतलब आर्थिक स्थिति क्या था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ किंगडम्स एज वेल एज दैट ऑफ द कॉमन पीपुल वेयर क्वाइट वेल, यानी यहाँ पर पता है कि राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी वो आम लोगों की स्थिति से काफ़ी क्या थी, अच्छी थी। आगे यहाँ पर है एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल, कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। देयर वेयर प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर थिप्ड, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि सिंचाई और कृषि के लिए जो समुचित प्रबंध था वो यहाँ पर बहुत अच्छा था। वेल्थली लैंड ओनर्स पेड देयर टैक्सेज टू द ऑफिसर्स, और यहाँ पर बता रहा है कि जो अमीर जो यहाँ के अमीर जमींदार होते थे उन्होंने अपने करों को अधिकारियों को दे दिया था, यानी उनके जो जिनके पास ज़मीन नहीं होता था वो इस ज़मीन को अपने वेल्थली क्या है लैंड ओनर्स पेड देयर टैक्सेस ऑफ ऑफिसर्स, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जिन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन होती थी वे वैसे लोग अपने ज़मीनों को उन ज़मीनों का जो कर होता था वो अधिकारियों को दिया करते थे। आगे बता रहा है कि ट्रेड बोथ इनलैंड एंड एक्सटर्नल फ्लोरिसेड, यानी यहाँ पर बता रहा है कि इसमें कुछ जो व्यापार होते थे, व्यापार जैसे कि हो गया कुछ बाहरी व्यापार होते थे और जो यहाँ के आंतरिक भी व्यापार होता था, उन दोनों में क्या करता रहता था, या फलता फूलता रहता था। देयर वेयर नो फियर ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स ऑन द रोड एंड ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कुड मूव अबाउट फ्रीली, यानी यहाँ पर बता रहा है कि रास्ते में चोरों और लुटेरे का भय नहीं रहता था। इसलिए नहीं रहता था कि क्योंकि इसलिए नहीं रहता था कि व्यापारी खुद चल के अपने अपने क्या करते थे, काम करते थे। आगे यहाँ पर बता रहा है कॉमर्शियल रिलेशन वेयर डेवलप्ड विथ मेनी अदर्स कंट्री, यानी यहाँ पर बता रहा है कि इनका कई अन्य देशों के साथ इनका वाणिज्यिक संबंध भी विकसित हो चुका था, सच एज विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, यानी यहाँ पर बता रहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ इनका व्यापारिक जो संबंध था वो बढ़ गया था। आगे यहाँ पर बता रहा है ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इंजॉय अ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी, यानी यहाँ पर है व्यापारी जो लोग थे वे यहाँ के जो व्यापार था, व्यापारी लोग वे क्या करने लगे, वे हाई सोसाइटी से बिलोंग करने लगे, उनका जो सम्मान था वो समाज में क्या होना है, ऊंचा होने लगा। दे हैड बिल्ट देयर ऑन गिल्ड विच वाज नोन एज मैदान ग्राम, यानी यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने गिल्ड का निर्माण करवाया था और जिसे हम लोग मैदान ग्राम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी राजस्व के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर है इन द चोल एडमिनिस्ट्रेशन टू मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू वेयर प्रोड्यूसेस ऑफ लैंड एंड टैक्सेज ऑन ट्रेड, यानी यहाँ पर बता रहे हैं कि चोल प्रशासन में राजवंश के दो प्रमुख कर के स्रोत थे। पहला था भूमि उत्पादन और सेकंड था व्यापार पर कर, यानी दो तरह से कर लिया है यहाँ पर लोग भरते थे। आगे यहाँ पर है देयर विलेज असेंबलीज वेयर इंस्ट्रक्टेड विथ द जॉब्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रेवेन्यू, यानी यहाँ पर बता रहा है कि गांव की जो सभाएं होती थी उनको
क्या है कर दिया जाता था, तथा राजस्व एकत्रित करने का भी उनको कार्य सौंपा जाता था। आउट ऑफ द revenues collected a huge sum of was spent on public welfare services such as construction of irrigation canals, tanks, dams, ponds, well etc। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो राजस्व से जो पैसा आता था उन पैसों का काम सिंचाई संबंधी कामों में, नहरों के निर्माण में, तालाबों, बांधों, कुएं आदि के निर्माण तथा लोक कला सेवाओं पर बहुत अधिक धन खर्चा किया जाता था। आगे यहाँ पर बता रहा है salaries of the official and the army were paid from the state treasury। यानी यहाँ पर बता रहा अधिकारियों और सेना के वेतन का भुगतान राज्य के राजकोष से किया जाता था। मैग्निफिसेंट टेम्पल्स वेर ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड। यानी यहाँ पर बता रहा है कि चोल काल में अनेक भव्य मंदिर भी बनवाए गए। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रिलीजियस बिलीफ्स, यानी लोगों का धार्मिक विश्वास के बारे में पढ़े हैं कि लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग को अब रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में पढ़ा, यानी धार्मिक विश्वास के बारे में। द चोल रूलर्स फॉलोवर्ड अ लिबरल पॉलिसी ऑफ रिलीजन, यानी चोल शासक धर्म की उदार नीति पर चलते थे। थ्रो द पीपुल वेयर फ्री टू फॉलो एनी रीजन। यहाँ पर बता है सैव इंजॉयड अ स्पेशल पार्टोनीज। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि जो चोल शासक थे वो धर्म के प्रति क्या है उदार नीति से चलते थे। यद्यपि लोगों को क्या था कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता थी, तथापि शैव धर्म के लोगों को क्या था विशेष संरक्षण प्राप्त था। आगे यहाँ पर बता रहा है कि द चोल रूलर्स बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टेम्पल्स डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यानी चोल जो शासक थे वो बड़ी संख्या में मंदिर बनवाए थे जो भगवान शिव को क्या था समर्पित है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा थिंग्स के बारे में बता रहा है कि देवादांत वाज द लैंड गिफ्टेड ऑफ अदर रिलीजन कमिटीज इन द साउथ। यानी यहाँ पर बता रहा है कि देवादांत जो क्या थी दूसरे को भेंट की गई भूमि को बोलते हैं, जो जहाँ पर क्या था बहुत ज़्यादा मंदिर धार्मिक मंदिरों का भी क्या है और वास्तुकला का निर्माण कराया गया था। और ये क्या होता था ये लोगों के द्वारा दान में दिया हुआ भूमि होता था या भेंट में दिया हुआ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आर्ट एंड एग्रीकल्चर के बारे में। वास्तुकला और किसके बारे में समुदायों के, यानी यहाँ के जो लोग रहते थे उनको क्या क्या कला आता था उसके बारे में। द चोल रूलर्स मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सॉरी यहाँ पर मैंने गलती बताया, यहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। द चोल रूलर्स मेड ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जैसे कि यहाँ पर बता रहा है कि चोल जो शासक थे वो कला और वास्तुकला को उसमें क्या क्या था महान योगदान दिए। दे बिल्ड टेम्पल्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिक प्लान। यानी उन्होंने क्या क्या था जो मंदिर बनवाने के लिए क्या क्या था मूलभूत योजनाएं बनाई और उसी पर उन्हीं योजनाओं पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया। देयर वाज सम डेस्टिनेशन फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टाइल। यानी यहाँ पर बता रहे उत्तर भारतीय शैली से भी कुछ में इनमें क्या था अंतर था। आगे यहाँ पर है द चीफ फीचर्स ऑफ चोल टेम्पल्स इज द वैमाना ऑफ और द टावर। यानी यहाँ पर बता रहा है चोल मंदिर का जो मुख्य विशेषता था उसमें क्या था विमान या मीनार था। यानी उनमें क्या थी जहाँ का जो मंदिर होता था उनमें क्या होता था मीनार ऊपर से गुम्बद टाइप का क्या होता है वो बना हुआ होता था। They placed the temple they placed the temple in an enclosed courtyard। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो मंदिर उन्होंने जो निर्माण कराया था मंदिरों का उनको बंद करने का एक क्या था आंगन में उन्होंने मंदिरों को एक बंद आंगन में रखा था। आगे यहाँ पर बता रहा है द टेम्पल्स ऑल्सो हैड अ ह्यूज गेटवेज कॉल्ड द गपुरम्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो मंदिरों का जो होता था प्रवेश द्वार वो प्रवेश द्वार क्या होता था बहुत विशाल होता था। आगे है द इमेज ऑफ द डेटी वाज प्लेस्ड इनसाइड द स्कैंट्रम। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो गर्भगृह होता है जिसमें देवी की मूर्तियों को डाला जाता था उन
इन मंदिरों का सबसे अच्छा मंदिरों को डाला जाता था, यानी जो मंदिर बनाया जाता था वो प्रांगण में बनाया जाता था, और उन प्रांगण में जो मेन मूर्ति होती थी वो उसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, उनमें ही मंदिर को रखा जाता, भगवान की मूर्ति को रखा जाता था। द बेस्ट टेम्पल ऑफ The best examples of these temples are at Tanjore and the गंगोकुंडा चोलपुरम। यानी यहाँ पर बता रहा है कि जो मंदिरों का जो इन मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ था, इन मंदिरों का उदाहरण में तंजावुर और गंगोकोंडा के चोलपुरम मंदिरों में देखने को मिलता है। आगे है दे आर आर्किटेक्चरल मार्वल्स। इनमें क्या किया था, इनमें राजाओं के द्वारा भेंट की गई हुई जो होता था, राजाओं के द्वारा भेंट की गई सामग्री, उनसे ही इनका निर्माण हुआ था। आगे है दे वेयर बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। यानी ये जो मंदिर होता था निर्माण, वो राजा के द्वारा दान में जो सामान मिलता था उसी से बनाया जाता था। दे आर आर्किटेक्चरल मार्वल्स। इनमें वास्तुकला के जो बहुत अच्छे क्वालिटी के होते थे उन पत्थर, उनसे ही निर्माण इनका होता था। आगे है द चोल्स आर ऑल्सो बेस्ड नोन फॉर देयर मेटल इमेज ऑफ स्टोन स्क्रैप्चर्स। यानी यहाँ पर बता रहा है कि वे जो मंदिर हुआ करते थे उनके उनमें जो मूर्तियाँ बनी होती थी वे क्या होती थी, प्रशस्तर मूर्तियाँ, यानी विख्यात होती। यानी यहाँ पर जिस टाइप के मूर्ति मंदिर में बनाया जाता था या रखा जाता था, ये मूर्तियाँ क्या होती थी, ये जो मूर्तियाँ होती थी अपने वास्तुशिल्प के लिए क्या होती थी, विख्यात होती थी। आगे है हाउएवर द साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग इज represented by the Pandyan temples who ruled between 7th to 13th century। यानी यहाँ पर बता रहे हैं हालांकि मंदिर निर्माण की दक्षिण भारतीय शैली के मंदिरों का प्रतिनिधित्व 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच हुआ है, जो कि पांडव मंदिरों द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पर बता रहा है द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई बिल्ट बाय द पांड्यान रूलर्स इज नोन फॉर इट्स डिस्टेंसिव फीचर्स। यानी यहाँ पर बता रहे पांडव शासकों के द्वारा मदुरई में जो मीनाक्षी मंदिर है उनकी विशेषता के लिए वह मंदिर क्या है, प्रसिद्ध है, जैसे कि आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास आपका यहीं पर ख़त्म होता है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।